हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हालचाल है? बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है। चल, मेरी तरफ से एनसीईआरटी संपूर्ण, ठीक है, और ये एनसीईआरटी संपूर्ण आपको दी जा रही है आपके इस आरंभ बैच में, ठीक है। ये मैंने प्रिंट आउट निकलवाया है और आज एक ही बच्चे को दे दिया था आते ही। इस तरीके से ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप इसका एनसीईआरटी संपूर्ण का, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस जो हैं इनफैक्ट आपको कौन से ईयर से स्टार्ट मिल जाएंगे, 2023 से मिल जाएंगे। 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं वहां से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ये रहेगी आपकी एनसीईआरटी संपूर्ण और ये दी जाएगी आपको इस बैच में। आज पहली क्लास होने वाली है, चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है। तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कोशिका जीवन की इकाई। आज हम कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आज हम इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट तरीके से एक बार देखेंगे। होता है ना, एक मूवी का ट्रेलर टाइप का होता है, बस उसी तरीके से एक बार ट्रेलर देखेंगे कि आखिर इस एनसीईआरटी संपूर्ण में कौन कौन से बिंदु हैं जो दिए हुए हैं और क्या उन बिंदुओं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हुए हैं क्या सारे कवर हो रहे हैं। तो वो आपको दिख जाएगा यहां पर, ठीक है। बढ़े आगे, कौन कौन आ चुके हैं एक बार जरा मुझे बताइएगा। हाँ जी, आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ जी, चलिए जी, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इधर से। ओके, मुस्कान, असाद अहमद, दीवान वर्मा, अनुराग, प्रिया यादव, मोहम्मद नसरुद्दीन, शान, आभा, इंग्लिश, रेहान, ठीक है जी। आवाज आ रही है आप सभी को? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं बेटा जी किस चीज का, एनसीईआरटी संपूर्ण में जीव विज्ञान में सबसे पहले जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है कोशिका जीवन की इकाई, जिससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। सर 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। 2023 में मैं आपको दिखा देता हूं टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2023 में ये देखिए, 2023 में आपके टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे 2023 में। ये भी इसमें एनसीईआरटी संपूर्ण में आपको मिल जाएंगे। लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मिल जाएंगे। केवल 2 क्वेश्चन आए थे किसमें, आपके 2023 में इस चैप्टर से। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया था क्या कि यहां पर 2 से 3 प्रश्न आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। हाँ जी, ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोहम्मद, नावेद, शालू, सैनी। चल, हम किस तरीके से कवर करेंगे इस चैप्टर को। आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं फिर बोल देता हूं, चैप्टर हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको एक बार एनसीईआरटी संपूर्ण में किस तरीके से चीजें हैं वो एक बार बताने आया हूं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर उसके बाद पढ़ेंगे राइबोसोम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और फिर उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग पढ़ेंगे। इस पैटर्न में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एनसीईआरटी संपूर्ण से पढ़ेंगे, कल से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से डिटेल्ड में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट एक बार सुनते जाइए, समझते जाइए, जहां जहां डाउट हो वहां वहां पर पूछते जाइएगा, ठीक है। गुड्डू कुमार, गोविंद, क्लियर है? एक बार जरा थम्स अप देकर मुझे ये बता दीजिए कि ये चीज आपको क्लियर है कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। डन, ओके। विनय कुमार, गरिमा, रंजीत यादव, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कोशिका सिद्धांत देखेगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सर कोशिका सिद्धांत सभी बच्चे जानते हैं। कोशिका सिद्धांत जो था, एक बार डाउटनट वाले भैया बैठ भी जाइएगा और मेरे को बताते जाइएगा, क्या ये बच्चों को दिखाई दे जाएगा ना यहां से जब ये चलेगा? चलो मैं इसको जूम भी कर दूंगा। ओके, कोशिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? श्लाइडन और श्वान ने मिलकर दिया था। श्लाइडन और श्वान ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। पादप और जंतु कोशिका किससे बनी होती है? कोशिकाओं से बनी होती है।
पादप और जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, ये उन्होंने बताया था। लेकिन ये सिद्धांत कैसा था? अधूरा था। इस अधूरे सिद्धांत को पूरा किसने किया था? रुडोल्फ विर्चू ने किया था, जिन्होंने एक कथन दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। आप ये मत समझना आज से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर बोल रहा हूं आज से चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा, आज जस्ट एक ट्रेलर टाइप का है। एक्चुअल चैप्टर जो होगा डिटेल्ड में वो कल से स्टार्ट होएगा। जस्ट मैं आपको एनसीईआरटी संपूर्ण में क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं इस चैप्टर के वो सारे बता रहा हूं, ठीक है? तो ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत किसने दिया? श्लाइडन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हम डिटेल्ड में जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे श्लाइडन कौन थे, श्वान कौन थे, श्लाइडन कहां के थे, श्वान कहां के थे, दोनों ने किस वर्ष में दिया था, वो सारी बातें करेंगे। अभी जस्ट शॉर्ट में हम यहां पर देख रहे हैं कोशिका सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने दिया था। पादप और जंतु दोनों किससे बने होते हैं? कोशिका और उनके उत्पाद से बने होते हैं। यह सिद्धांत अधूरा था, जिसको किसने पूरा किया? रुडोल्फ विर्चोव ने पूरा किया। क्या कथन दिया था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या मीनिंग था? कि भैया एक नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से। ये दोनों ये बताने में असमर्थ थे जब इनसे पूछा गया कि भैया तुमने ये तो बता दिया कि भैया कोशिकाओं से बने होते हैं, जंतु कोशिका से बना हुआ है, पादप कोशिका से बना हुआ है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि भाई ये कोशिका आ कहां से रही है तो ये नहीं बता पाए। कौन? श्लाइडन और श्वान। तो ये सिद्धांत अधूरा था, जिसको पूरा किसने किया? रुडोल्फ विर्चू ने। इसका मॉडिफिकेशन किया। रूपांतरण का मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है? क्या कथन देकर? कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिका से होता है, यह बताया था किसने मेरे भाई? कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चू ने। डन, खत्म। इसके बाद एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है किसका? कई प्रकार की कोशिकाओं का, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्तंभाकार कोशिकाओं का, तंत्रिका का, उसके बाद आपकी वाहिनिका का, ट्रैकीड का, वेसल्स का और पर्ण मध्योतक कोशिका मीजोफिल सेल का एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? वो इस शॉर्ट नोट्स में आपको यहां पर मिल जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट फिर बात करिए किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। इसके बाद इमीडिएटली किसकी बारी आ गई है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बारी आ गई। इतना सा था कोशिका सिद्धांत। अब ये जो सारी चीजें एनसीईआरटी को कवर कर रही हैं, ये सारी चीजें जो होंगी एनसीईआरटी को कवर करेंगी। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ऐसी कोशिका जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। एक कोशिका जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक ही तो होता है, आप जानते हैं ना। एक कोशिका जिसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है ना। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिसके अंदर केंद्रक जो है वो उसकी झिल्ली नहीं मिल रही है, प्रॉपर झिल्ली नहीं मिल रही है, झिल्ली युक्त नहीं है। ऐसी कोशिकाओं को हमने क्या बोला? सिंपल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो का मतलब ही क्या है? आद्य। आद्य मीन्स प्राचीन, प्राचीन मीन्स पुरानी, पुरानी मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई कमी है। किस चीज की कमी है? सर, केंद्रक आवरण की कमी है। दोस्त, इतनी सी बात तेरे को समझ में आई क्या? कि केंद्रक आवरण जो है, केंद्रक की जो झिल्ली है वो नहीं है। ऐसी कोशिकाओं को हमने क्या बोल दिया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। सिंपल है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका झिल्ली जो होगी उसके बाहर कौन होगी? कोशिका भित्ति होगी। मेरा पहला प्रश्न आज के इस आरंभ बैच में, पहला क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है? सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी, इधर से फुल स्क्रीन कर दीजिएगा ये वाला। हाँ जी, हाँ, जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा। हिमांशु ओझा, जल्दी से मुझे बता बेटा, फटाफट फटाफट। हिमांशु ओझा, जल्दी से मुझे बता, फटाफट। प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है? देखो, आर.एच. विटेकर नाम सभी ने सुना हुआ है। हाँ सर, आर.एच. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। हाँ सर, उनमें से जो 5 जगत थे उनमें से कौन से जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखते हैं? बताइए। चल नहीं रहा है, एक बार देखिए, एक बार। बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में जरा बताइए, क्लास दिखाई दे रही है आपको? क्लास चल रही है?
दिखाइए, उधर दिखाइए एक बार। मुनेरा, वेल डन। कौन से जगत में? मुनेरा जगत में। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया। क्या? मुनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को रखा जाता है। अब आप मुझे दूसरे प्रश्न का आंसर ये देंगे, मुनेरा जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए क्या ये कथन सही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है? क्या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ध्यान से सुनना प्रश्न को, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है? कौन बताएगा? हां जी, कौन बताएगा? क्या सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है? वेल डन गायत्री, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। एक एक्सेप्शन याद है ना, एक अपवाद आपको याद है ना? कौन सा अपवाद? कौन सा अपवाद? सर माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। कौन? माइकोप्लाज्मा एक ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है। याद रखना, भूलना चाहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। यहां पर और क्या मिल रहा है इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में? सर गुणसूत्र मिलता है। कितने गुणसूत्र मिलते हैं? जैसे हमारी कोशिका में तो 46 मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होता है? एक। याद रखना, क्या गुणसूत्र कितना होता है? एक। एक एकल गुणसूत्र होता है जो कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार मींस गोलाकार, यानी सर्कुलर, कुछ इस तरीके से। ये अगर हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो इसके अंदर इस तरीके से ये हमारा क्या है? डीएनए है। याद रखना, और यही डीएनए, एक डीएनए क्या बना रहा है बेटा जी? आपका गुणसूत्र का निर्माण कर रहा है। तो गुणसूत्र कितने मिल रहे हैं गुरु? यहां पर गुणसूत्र मिल रहे हैं कितने? एक। 1 क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम कैसा होता है? गोलाकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है, यानी सर्कुलर होता है। याद रखना है। डन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अब ये जो एक मेन जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा और भी छोटे 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 गोलाकार क्या मिलते हैं? अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ मिलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इस क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ डीएनए मिलते हैं। इनका नाम क्या होता है गुरु? प्लाज्मिड होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। सर इनका कार्य क्या होता है? इस चैप्टर में तो नहीं बताया हुआ, इस चैप्टर में तो नहीं बताया, बस इतना सा लिख दिया हमारी एनसीईआरटी ने कि प्लाज्मिड जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है? जीवाणु को विशेष लक्षण प्रदान करता है, बस इतना सा लिख दिया। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है क्या? कि ये जो अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, और खुद का क्या कर लेते हैं? डुप्लीकेशन कर लेते हैं, खुद की क्या बना लेते हैं? कॉपी बना लेते हैं, स्व प्रतिकृति कर लेते हैं। ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। सर ये प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है? इस चैप्टर में तो नहीं बताया। कौन से चैप्टर में बताया है? 12th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में प्लाज्मिड का कार्य बता रखा है कि ये जीवाणु को कुछ विशेष लक्षण प्रदान कर रहे हैं, जैसे प्रतिरोधकता देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक्स के खिलाफ। प्रतिजैविकों के खिलाफ क्या देते हैं? प्रतिरोधकता देते हैं। ये हम पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ चीजों को समझना है। पहले दिन में ना ये नहीं करना है सर पहला दिन है, फर्स्ट डे है, सारी की सारी चीजें एक ही दिन में आ जाएगी, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी है। अभी जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि जैसे तुमको बस इतनी सी बात दिमाग में फिट हो गई कि भाई मेरे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं है, केंद्रक आवरण नहीं है, ठीक है सर। और क्या मिल रहा है? एक गुणसूत्र मिल रहा है। कितना है? एक है। कैसा है? गोलाकार है। और इसके अलावा और छोटे 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 डीएनए मिल रहे हैं जिनको हम अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ बोलते हैं, या जिनका नाम क्या है? प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड क्या देते हैं? कुछ विशेष लक्षण देते हैं। कौन से विशेष लक्षण देते हैं? जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहां पर जस्ट इतना सा याद रखेंगे कि प्लाज्मिड क्या है? डीएनए के छोटे छोटे अणु है, छोटे छोटे, बस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्लियर है अमित सैनी, उमेश, शिल्पी, इतनी सी बात क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या दे रखा है यहां पर एनसीईआरटी ने?
एनसीईआरटी ने प्लाज्मिड के बाद में, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कौन से कोशिकांग? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या कोशिकांग होते हैं? सोचिए, आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, क्या सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं? क्या कोशिकांग होते हैं? हां होते हैं। कौन से होते हैं? राइबोसोम होता है। सुना है ना? हां सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता है। लेकिन क्या वो झिल्ली युक्त है? नहीं, झिल्ली युक्त तो नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं होते। लेकिन कौन से नहीं होते? सर, झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते, जैसे अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी काय, जैसे लयन काय, लाइसोसोम, है ना। ये जो कोशिकांग जो होते हैं, जिन पर झिल्लियां मिलती है, जिन पर आवरण मिलता है, वो नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? मेम्ब्रेन वाले होते हैं कि मेम्ब्रेन लेस होते हैं? सर, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। झिल्लीहीन कोशिकांग होते हैं, और वो भी कौन सा? राइबोसोम होता है। सभी को पता है, सभी को पता है झिल्लीहीन कोशिकांग होता है कौन सा? राइबोसोम। झिल्ली युक्त कोशिकांग यहां पर क्या होते हैं गुरु? अनुपस्थित होते हैं। जरा रिफ्रेश करिए और बताइए क्या बीमारी है इसको, क्या चल क्यों नहीं रहा है? चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद देखिए, कोशिका झिल्ली, इनमें ध्यान से सुनिएगा, कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मान लेते हैं, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सफेद रंग की जो है ये कोशिका झिल्ली है, और इसके बाहर कौन है गुरु? इसके बाहर है ये कोशिका भित्ति। डिटेल्ड में हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज जस्ट ओवरव्यू देख रहे हैं, आप सोचो कि एक ही दिन में चैप्टर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डिटेल्ड में हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये कौन है? सफेद रंग की कोशिका झिल्ली है, लाल रंग की कौन है? कोशिका भित्ति है। अब ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये अंदर की तरफ वलन ले लेती है, इस तरीके से वलन लिए। वलन मतलब घुमाव, फोल्ड, अंदर की तरफ घूम गई इस तरीके से, इस तरीके से गोल गोल घूम गई है, लंबे लंबे तरीके से घूम गई है। ठीक है। अब ये जो वलन जो होते हैं, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इन वलन को क्या कहा जाता है? ये जो वलन आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूम गई है, ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूम गई। अब ये जो अंदर की तरफ घूमी हुई संरचना है, एक सेकंड रुकना जितेंद्र, एक सेकंड रुकना बेटा, जितेंद्र 2 मिनट रुक बेटा, एक बार सुन ले फिर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। ये जो अंदर की तरफ घूम गई है संरचना, इसका नाम क्या है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। इन संरचनाओं को हम क्या नाम देते हैं? कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण कर रही है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं, अंदर की तरफ घुमाव होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। बस इतनी सी बात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के सिंपल से ये लक्षण दे रखे थे, एग्जाम्पल दे रखा है जीवाणु, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है प्रॉपर, हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब हम संरचना देखते हैं तो क्या मिल रहा है? यहां पर कोशिका आवरण, सेल एनवलप मिल रहा है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा। अरे असली चैप्टर की शुरुआत तो कल से होगी, जस्ट मैं तुमको दिखा रहा हूं इन नोट्स में तुमको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। इस चैप्टर के सारे एक एक बिंदु तुमको मिलने वाले हैं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज इस बात को समझना। किसी को बुला लो। हाँ जी, हाँ। अब देखो, एक बच्चा बोल रहा सर ऐसे क्या भगा रहे हो? तू समझ यार, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं। तुमको लग रहा है कि अरे सर इतनी, मैं तो ये पूरा चैप्टर एक ही दिन में अगर कवर करा दूं तुम तो रोने लग जाओगे। भाई चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, समझ मेरे दोस्त, इस बात को समझ। ये सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं। कल से एक एक चीज स्टार्ट होएगी। कल से प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है। ये चैप्टर टोटल हम 9 से 10 लेक्चर में खत्म करेंगे। आज जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, समझो इस बात को, ओवरव्यू। ठीक है। ओके राहुल,
समझ में आ गया? अनीता गुप्ता, क्लियर है ये वाली बात? चलें आगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, हेडिंग डाल रखी है क्या? कोशिका आवरण, सेल एनवलप। ये क्या है गुरु? देख, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये जो लाल रंग की संरचना है, इसको हमने क्या बोला? कोशिका भित्ति। ये जो सफेद रंग की संरचना है, इसको हमने क्या बोला? कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब एक और आवरण होता है, कौन सा बालक मुझे बताएगा? एक और आवरण होता है, और ये आवरण जो कोशिका भित्ति के बाहर होता है, कौन मुझे बताएगा इस आवरण का नाम क्या होता है? ये वाला आवरण जो कोशिका भित्ति के बाहर है। हाँ जी बताइए, ये वाला जो आवरण जो है, जो कोशिका भित्ति के बाहर मिल रहा है, इस आवरण का नाम? बहुत ही बढ़िया, वेल डन आर्यन सक्सेना, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया प्रिंसी, वेरी गुड। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोकैलिक्स। इस संरचना का नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो टोटल कितने आवरण हो गए सर? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके नीचे कोशिका भित्ति, और फिर उसके नीचे कोशिका झिल्ली। टोटल कितने आवरण हो गए सर? 3 आवरण हो गए हैं। अब ये तीन आवरण मिलकर क्या कहलाते हैं? कोशिका आवरण कहलाते हैं। ये 3 झिल्लियां, ये 3 लेयर मिलकर क्या कहलाती है? सेल एनवलप, कोशिका आवरण। अब बता, इसमें किसको चीज समझ में नहीं आएगी? सिंपल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुरु, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका थी जिसमें 3 लेयर तुमको दिखाई दे रही है। कितनी स्तर दिखाई दे रही है? 3। सबसे बाहर कौन सी? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे कौन? कोशिका भित्ति। उसके नीचे कौन? कोशिका झिल्ली। तीनों मिलकर क्या कहला रहे? कोशिका आवरण। खत्म। बता, अब इसमें क्या भगाया मैंने? कुछ भगाया? सिंपल सी 3 बातें बता दी। ठीक है। अब सबसे बाहरी आवरण कौन था सर? ग्लाइकोकैलिक्स। मध्य में कौन? कोशिका भित्ति। सबसे अंदर कौन? कोशिका झिल्ली। खत्म। अब सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर? ग्लाइकोकैलिक्स की बात करेंगे। फिर बोल रहा हूं, बार बार बोलता रहूंगा, ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक एक चीज डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा था इस चैप्टर का। ठीक है। हाँ जी, चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ग्लाइकोकैलिक्स की। सर, इस ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? नीट में प्रश्न पूछा गया है, और आप में से अगर कोई ड्रॉपर होगा तो ये जानता होगा, जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी। सर, ये ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज में मदद करती है? तो बेटा याद रखना, ये ग्लाइकोकैलिक्स चिपकने में मदद करती है, जुड़ने में मदद करती है, चिपकने में मदद करती है। जो ड्रॉपर होंगे, उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, उनको कोई एक ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का वो बाह्य आवरण जो चिपकने में मदद करता है। कितने बच्चों को ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है? ड्रॉपर की बात कर रहा हूं, जो इस साल 12th में उनकी बात नहीं कर रहा, जो इस साल 11th में उनकी बात नहीं कर रहा। ड्रॉपर्स ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। क्या आपको कोई ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो हमने देखा था, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाह्य आवरण जो चिपकने में मदद करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद आ रहा है? याद आ रहा है फातिमा? वेरी गुड। उसका नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब बड़ा ना कंफ्यूजन हो जाता है। क्या सर, हमने तो सुना था प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक संरचना होती है जो चिपकने में मदद करती है, जिसका नाम होता है झालर, जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। मैंने कहा हाँ, वो भी होता है, लेकिन वो एक संरचना है, वो एक रोम के जैसी संरचना है, वो धागेदार संरचना है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो चिपकने में मदद करती है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाहरी आवरण, सबसे बाहर वाला आवरण जो चिपकने में मदद करता है, उसका नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में डालनी है वो ये कि ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज में हेल्प कर रही है? सर, चिपकने में मदद करती है। डन। अब इसके बाद ये जो लाल रंग से लिखा हुआ है, यहां से प्रश्न आता है।
क्या कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये वाली ग्लाइकोकैलिक्स जो हमने सबसे बाहर बनाई है पिंक कलर की, अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स पतली हो तो क्या बोलेंगे, और अगर मोटी हो तो क्या बोलेंगे। तो बेटा याद रखना है कि ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर पतली होती है, ढीली ढाली होती है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, अवपंक स्तर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। कई ऐसे बच्चे होते बोलते हैं सर इंग्लिश में बताओ ना, इंग्लिश में भी बताओ ना। तो बेटा इस एनसीईआरटी संपूर्ण में जहां जहां तू देखेगा वहां वहां तेरे को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजीज दिखेंगी। जैसे अवपंक स्तर को, अवपंक स्तर, अगर ग्लाइकोकैलिक्स पतली होएगी तो इसको क्या बोलेंगे, अवपंक स्तर। और अगर ये दृढ़ होएगी, कठोर होएगी, मोटी होएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, संपुटिका यानी कैप्सूल बोलेंगे। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई है। जरा मेरी बात करा दीजिए बालकों से, इतनी सी बात क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या इतनी सी बात डन डनाडन, इतनी सी बात समझ में आ गई कि सर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो थी, ये ग्लाइकोकैलिक्स, जरा एक बार मोबाइल में मेरे को कमेंट दिखाइएगा फटाफट। क्या हो गया, बहुत ज्यादा आ गए हैं क्या बच्चे, हैं बहुत ज्यादा आ गए हैं क्या बच्चे, हैंग मार गया क्या, हैं क्रैश हो गया है क्या, क्या हो गया, इतने ज्यादा बच्चे आ गए कि क्रैश हो गया क्या, कमेंट ही नहीं आ रहे। रुपेश, आदित्य सोनी, आयुष मालवी, अब्दुल मुस्तफा, अलका पटेल, स्लाइम लेयर समझ में आ गया, ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर है। अलीशा, सर प्लीज दोबारा समझा दो। मिनी अग्रवाल, मैं वापस से दोबारा समझा रहा हूं, वापस से ध्यान से सुनना बेटा, जिनको भी समझ में नहीं आया। आपको पता है मेरी आदत, आपको पता है मेरी आदत कि एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार बोलूंगा। अरे पहली बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आएगा, अरे दूसरी बार नहीं आएगा तो तीसरी बार आएगा, और तीसरी बार भी नहीं आ रहा तो बेटा बादाम खा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दिमाग में, है ना। अरे बादाम नहीं तो मूंगफली खा ले यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। चलो दूसरी बार समझते हैं, दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार समझाऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, ये कौन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है। अगर ऐसे झिल्ली युक्त केंद्रक होता, ऐसे ये इस तरीके से एक झिल्ली होती, ठीक है, एक झिल्ली में केंद्रक होता जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता, तो हम क्या बोलते हैं, अरे भैया यूकैरियोटिक कोशिका है, लेकिन इसके अंदर तो झिल्ली में केंद्रक नहीं है, इट मींस ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। डन। चलो पहली बात। दूसरा, इसके बाद हमने क्या बात करी, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं है। जैसे आपने सुना है नाम लवक, जैसे आपने नाम सुना माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये नाम सुने हो ना, बस सुने हो ना, ये झिल्ली से बने होते हैं, वो नहीं है यहां पर। चलो सर ये भी चीज समझ में। और क्या मिल रहा है यहां पर, ये डीएनए मिल रहा था, ये एक डीएनए, ये डीएनए तुम सभी ने इस तरीके से देखा हुआ है, हाँ सर, ठीक है। अब ये डीएनए इस तरीके से, इस तरीके से ये डीएनए ने क्या बना लिया, एक पूरा का पूरा एक गुणसूत्र बना दिया, इस तरीके से ये गुणसूत्र बना दिया जो यहां पर मिल रहा था। तो कितने क्रोमोसोम मिल रहे हैं, एक, वो भी कैसा, सर्कुलर, गोलाकार। डन। चलिए जनाब, ये भी चीज क्लियर हो गई है। तो अंदर क्या मिल रहा था, आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में मिल रहा है, गुणसूत्र के रूप में मिल रहा था, ठीक है। डिटेल्ड में पढ़ेंगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो, सर द्विरज्जु की, एकल रज्जु की, सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या मिल रहा है सर, यहां पर इस डीएनए, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है ये। इसके अलावा और छोटे 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 आनुवांशिक पदार्थ मिलते हैं जिनका नाम क्या है, प्लाज्मिड, जो कुछ ना कुछ विशेषता देंगे। क्या देंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसके बाद यहां तक की बात समझ में। अब इसके बाद हमने बात करी क्या, कोशिका आवरण की। सर कोशिका आवरण का मतलब
एक ऐसा आवरण जो 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ है, एक ऐसा आवरण जो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है ना। 3 लेयर कौन कौन सी है भैया? सबसे पहले ये सबसे बाहर गुलाबी रंग की एक स्तर दिख रही है। हाँ सर, इस गुलाबी रंग की स्तर को हमने क्या बोला सर? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, इसके नीचे ये लाल रंग की तरह को दिख रही है, इसको हमने क्या बोला? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के नीचे तेरे को सफेद रंग की दिखाई दे रही है, इसको हमने बोला कोशिका झिल्ली। क्या सर ये ऐसे रंगों की होती है? नहीं, यहां पर बताने के लिए ये रंगों का इस्तेमाल किया। डन। तो 3 लेयर, अब इतनी तो हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है ना कि 3 लेयर, 3 स्तर मिलकर क्या बना रही हैं? कोशिका आवरण बना रही हैं, जिसको हिंदी में कोशिका आवरण बोलते हैं, इंग्लिश में सेल एनवलप बोलते हैं। डन। चलो, जिसमें सबसे पहले हमने किसकी बात करी? ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सी है ग्लाइकोकैलिक्स? सबसे बाहर वाली है ये गुलाबी रंग की। ओके, किस चीज में हेल्प कर रही थी? सब चिपकने में हेल्प कर रही है। किससे चिपकेगी? तो अच्छे तरीके से जानता है, कोई ठोस कोई पदार्थ होएगा, है कोई भोजनीय पदार्थ होएगा जिससे पोषण मिलेगा, तो बैक्टीरिया, ये जीवाणु जाकर चिपक जाएगा। हाँ सर, चिपक जाएगा। तो चिपकने में कौन मदद कर रही है? चिपकने में, जुड़ने में कौन मदद कर रही है? सर ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये चिपकने में मदद कर रही है। चलिए जी, अब हमने अगली बात ये पढ़ी कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होगी? बड़ी ढीली ढाली है, पतली सी, बिल्कुल ढीली ढाली पतली सी, दीपिका पादुकोण के जैसी है, पतली सी बिल्कुल है अगर होएगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? हम इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे? अवपंक स्तर बोलेंगे, है ना। 0 फिगर हो गया किसका? ग्लाइकोकैलिक्स का। अगर 0 फिगर हो गया, पतली पतली ढीली ढाली अगर हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अवपंक स्तर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन गुरु अगर ये हो गई कैसी? अगर ये मिल रही है कैसी? कठोर मिल रही है, मोटी मिल रही है, दृढ़ मिल रही है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? संपुटिका कैप्सूल। बोलिए जनाब, इतनी सी बात समझ में आ गई? नरेश कुमावत को देखते जाओ वहां पर, ऐसे बच्चे अगर आए तो प्लीज उनको निकाल दिया करो। ठीक है ना। ऐसे बच्चों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो क्लास में आके बोलते हैं सर मैस्टरबेशन कर सकते हैं क्या? बताइए, ये इनके मम्मी पापा इनको ये सिखाते, जाओ क्लास में ये चीजें बोलो। वाह वाह बेटा, जाओ मम्मी पापा के सामने कर बेटा। ठीक है, चलो आइए आगे करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे बाहरी स्तर जो थी उसका नाम क्या था? हाँ, विकास पूछ रहे सर ग्लाइकोकैलिक्स किससे चिपकने में हेल्प करता है? किससे चिपकने में हेल्प करता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन मेरे भाई। देख, मान ले ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो कपड़ा तेरे को दिखाई दे रहा है कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स है। ये कपड़ा कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और मान ले ये कौन है गुरु? ये मान ले कोई भोजनीय पदार्थ है, कोई पोषणीय पदार्थ है। ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है, कोई पत्थर है, कुछ भी ऐसी संरचना जहां पे आसपास पोषण है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जब ये कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका इसके पास में आएगी, है ना, तो ये इससे चिपकाने में मदद करेगा, किसी ठोस पदार्थ से चिपकने में मदद करेगी, ताकि वहां पर वो जुड़ी रहे और पोषण प्राप्त करती रहे। समझ में आ गया विकास? क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, हाँ जी सर। कॉपी कितनी बनाए? बायो की 1, फिजिक्स की 1, केमिस्ट्री की 1। बायो की तो अभी 1 ही बनानी है। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर आपको बेटर बताएंगे कौन सी बनानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली गुरु? सबसे पहले हमने बात करी है किसकी? यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स की, कि ग्लाइकोकैलिक्स अगर चिपकने में तो मदद कर ही रही है। अगर पतली ढीली ढाली होगी तो क्या बोलेंगे? अवपंक स्तर। अगर दृढ़ होगी, कठोर होगी तो क्या बोलेंगे? संपुटिका बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे अगली स्तर का नाम क्या है सर? कोशिका भित्ति है। मैंने कहा ठीक है सर, ये कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, इसका कार्य क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, पढ़ ले एक बार। पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, एनसीईआरटी साथ में खोल के देख। देख वहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति लिखी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपोपॉलीसेकेराइड, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव लिखा हुआ है। नहीं, डिटेल्ड में नहीं लिखा हुआ, पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि ये जो कोशिका भित्ति जो होती है ये कार्य क्या करती है।
इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका भित्ति आकार को बनाए रखती है, शेप को मेंटेन रखती है। गोल है, कोकस है, विब्रियो है, कॉमा आकार है, सर्पिल है, छड़ा आकार है, बेसिलस है। ये आकार सुने हुए ना, ये सुने हुए ना आपने बैक्टीरिया के आकार इस तरीके से कि सर छड़ आकार का हो सकता है, कॉमा आकार का हो सकता है, सर गोलाकार आकृति का हो सकता है, नाम सुने ना, सर सर्पिल होता है। तो भाई मेरे ये आकार बनाए रखने में कौन मदद करेगी? सर ये आकार बनाए रखने के लिए मदद करेगी कौन? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति का पहला कार्य क्या हो गया? आकार बनाए रखने में मदद करती है और फटने से बचाती है। अब सर फटेगी क्यों? सर ये कोशिका फटेगी क्यों? आप में से कितने बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी है? अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? केमिस्ट्री तो हम सभी पढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, ये एक जार है और इस जार के अंदर देखते हैं कौन से बच्चे आंसर देंगे। इस जार के अंदर ये जल है, ठीक है। जल कौन होता है? विलय या विलायक? सर विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने, इस जल के अंदर क्या डाल दिया? सर मैंने लवण डाल दिए। क्या डाल दिए? लवण डाल दिए, सॉल्ट डाल दिए। ये कौन है? सर विलय है। ओके गुरु। अब इस घोल के अंदर, अब विलय जब विलायक में घुल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। हां सर। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने डाली एक कोशिका। क्या डाल दी? एक कोशिका। और इस कोशिका के अंदर ध्यान से देखना, एक संरचना होती है जिसका नाम होता है रसधानी। पादप कोशिका में सुना ना, रसधानी है ना, जिसके अंदर रस होता है। हां सर। ये जल यहां पर भी है, लेकिन जल जो है बहुत कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि भर भर के क्या डाल दिए? लवण डाल दिए। क्या डाल दिए हैं? लवण डाल दिए हैं। अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा है किसमें? कोशिका में। बाहर घोल में कम है। बाहर घोल में विलय की सांद्रता कम है, कोशिका में ज्यादा है। अब लवणों की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली जल क्या हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। यहां पर जल ज्यादा है। तो अब आप मुझे बताएं, जल कहां से कहां जाएगा? क्या कोशिका से बाहर आएगा या बाहर से कोशिका के अंदर जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन बताइए। सेल के अंदर जाएगा कि सेल से बाहर आएगा? पानी फटाफट बताइए। हां जी बोलिए जल्दी से। क्या ये पानी जो है सेल से बाहर आएगा या बाहर से अंदर जाएगा? जल्दी से फटाफट। सर अंदर जाएगा, सर बाहर जाएगा। अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। कहां जाएगा बताइए? कई बच्चे बोल रहे सर अंदर जाएगा, कई बच्चे बोल रहे सर बाहर आएगा। बांगड़ू एक बात बता, जरा सोच। बाहर पानी ज्यादा, अंदर पानी कम, पानी कहां से कहां जाएगा? जहां कमी होएगी वहां जाएगा ना। जहां कमी होएगी वहीं तो जाएगा। तो कहां जाएगा? सर बाहर से अंदर जाएगा। और बाहर से जब अंदर पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जा रहा है, तो क्या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतः परासरण। क्या बोलते हैं? अंतः परासरण। भाई पानी बाहर ज्यादा है, हम तो पानी की बात कर रहे हैं। ये पानी बाहर ज्यादा, पानी अगर बाहर ज्यादा अंदर कम, तो पानी कहां जाएगा? सर बाहर से अंदर चला जाएगा। अब अगर अंदर पानी जाता जाए, जाता जाए, जाता जाए, अंदर पानी बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कौन बढ़ता जा रहा है? पानी। पानी बढ़ता जा रहा है, पानी पानी बढ़ता जा रहा है। तो ये कोशिका फूलेगी कि पिचकेगी? फूलेगी ना। और फूल कर ये फट भी तो सकती है। सोचो, ये फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलती जा रही है, फूलते 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 ये फट भी तो सकती है। तो वो फटने से बचाने के लिए जब अंतः परासरण होएगा, पानी अंदर जाएगा, तो वो कोशिका फट सकती है। उसको फटने से बचाने के लिए
कोशिका के पास क्या होती है गुरु? कौन होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति किस चीज में हेल्प करती है? सर फटने से बचाने के लिए। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात कि अगर कोशिका में स्फीति आती जा रही है, टर्जिडिटी आती जा रही है, कोशिका फूलती जा रही है, कोशिका के अंदर पानी आता जा रहा है। क्यों पानी आता जा रहा है? क्योंकि कोशिका में पानी कम हो गया है। क्यों पानी कम हो गया? क्योंकि विलेय बढ़ गए हैं। तो बाहर से पानी कहां आएगा? कोशिका के अंदर आएगा। कोशिका के अंदर पानी आता जाए आता जाए आता जाए तो कोशिका फूलती जाएगी फूलती जाएगी फूलती जाएगी। एक समय ऐसा आ सकता है कि वो फट सकती है। तो फटने से बचाने के लिए कौन जिम्मेदार? कोशिका भित्ति जिम्मेदार। डन। सर लवक को किचन की सेल की किचन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे मेरे भाई अंकित कुमार। सर इस बार इस चैप्टर से सक्रिय परिवहन से क्वेश्चन आया था। रुक जा, वो सक्रिय परिवहन से पादप परिवहन जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया था। इस चैप्टर से केवल 2 क्वेश्चन आए थे, तेरे को बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया कोशिका भित्ति जो संरचनात्मक सहारा दे रही है, संरचना को बनाए रख रही है, सपोर्ट कर रही है, फटने से बचा रही है। ये 3 लाइनें याद रखनी है तुमको किसमें? कोशिका भित्ति के बारे में। अगली बात करते हैं किसकी? कोशिका झिल्ली। सर कोशिका झिल्ली ये वाली, ये सबसे अंदर वाली जो स्तर जो थी 3 आवरण में, कोशिका झिल्ली सफेद रंग की। सर ये कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? आइए देखिएगा। आप में से कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी खुली पड़ी? अगर एनसीईआरटी खुली पड़ी है तो फटाफट देखिए आपकी एनसीईआरटी में इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द दिया हुआ है? फटाफट मुझको बताइए। अर्ध पारगम्य दिया हुआ है कि वर्णात्मक पारगम्य दिया हुआ है कोशिका झिल्ली में? जल्दी से फटाफट बता, जल्दी से, फास्ट, जल्दी 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 बताएंगे मेरे को। आपकी एनसीईआरटी में कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली आगे क्या लिखा हुआ है? अर्ध पारगम्य के वर्णात्मक पारगम्य? जल्दी से क्या लिखा हुआ है? वर्णात्मक पारगम्य, अर्ध पारगम्य? अर्ध पारगम्य लिखा हुआ है आयुषी, ओके। अर्ध पारगम्य लिखा हुआ है सोनम, बहुत ही बढ़िया। और जिनके वर्णात्मक लिखा हुआ है और भी बढ़िया, क्योंकि अर्ध पारगम्य आपकी पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। और अगर आपके अर्ध पारगम्य लिखा हुआ है बेटा तो एक काम करना, इसको क्रॉस मार देना, क्योंकि अर्ध पारगम्य नहीं होती है। कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य। 9। अब दिक्कत क्या है? हिंदी मीडियम में ये मिस्टेक दी हुई है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। किसमें? पुरानी एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी में सही है, देख, नई एनसीईआरटी में सही है। पुरानी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था? अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। वर्णात्मक पारगम्य मीन्स चयनित पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल। तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। मैं दोनों वर्ड इसलिए लेकर आया था ताकि वहां पर मैं आपको बता सकूं कि अर्ध पारगम्य नहीं होती है, सेमी परमिएबल नहीं होती है। कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है। वर्णात्मक पारगम्य का मतलब चयनित पारगम्य। अब इसका मीनिंग क्या होता है सर? ये अर्ध पारगम्य क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य क्या होता है, इसका मीनिंग इस चैप्टर में तो बता नहीं रखा है ना। तो कैसे पता लगेगा सर चयनित पारगम्य क्या होती है, अर्ध पारगम्य क्या होती है? मैंने कहा आजा फटाफट देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, ध्यान से देख। मान लो वापस से ये हमारे पास एक जार है और इस जार में बीच में मैंने ये एक झिल्ली लगा दी, ठीक है। यहां पर अगेन पानी, यहां पर भी पानी, ये कौन है? जल है। और इधर भी कौन है? जल है। दोनों तरफ जल है, ठीक है। और यहां पर मैंने डाल दिए सोडियम आयन और यहां पर मैंने डाल दिए है पोटेशियम आयन। एक तरफ सोडियम आयन डाल दिए, एक तरफ पोटेशियम आयन डाल दिए। जरा सोच, ये कौन है? विलेय है कि विलायक है? सर ये विलेय है, ये भी विलेय है। और जल क्या था? विलायक था। अब इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या? कि अगर इस झिल्ली से, ये जो झिल्ली तुमको दिखाई दे रही है, अगर इस झिल्ली से पानी इधर से इधर चला जाए, ये पानी इधर से इधर चला जाए,
पोटेशियम आयन इधर से इधर चले जाए, सोडियम आयन इधर से इधर चले जाए, यानी ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार जाने दे, उसको हम क्या बोलेंगे? पारगम्य, परमिएबल। बोल, इतनी सी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, अभय सनातनी नहीं आ रहे बेटा, इस वजह से थोड़ा सा 1 सेकंड वेट कर लेना। आगे हैं, आगे। हाँ जी सर, पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहे हैं। अरे तो भाई पहले क्लास तो खत्म होने दे, तभी तो नोट्स मिलेंगे। पहले क्लास तो खत्म होने दे, तभी तो नोट्स आएंगे। चलती हुई क्लास में नोट्स कैसे दे दूंगा? मेरे को एक बात बता। इसको एक बार खत्म होने दे, खत्म होएगा, फिर इसका पीडीएफ सेव होएगा, फिर ऐप में चढ़ाया जाएगा, तभी तो दिखेगा ना दोस्त, है ना? चल ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? ये झिल्ली थी गुरु, ये झिल्ली जो है ये किसको आने जाने दे रही है? सर विलेय को भी और विलायक को भी, दोनों को आने जाने दे, दोनों को आर पार जाने दे, दोनों को आर पार जाने दे। ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? पारगम्य। आप में से कोई मेरे को ऐसी झिल्ली का कोई उदाहरण दे सकता है? हाँ जी, आप में से कोई मुझे इसका उदाहरण दे सकता है? हाँ जी, जल्दी से। किशमिश, हेनले लूप, सर एग, बहुत ही बढ़िया। सेल वॉल, वेल डन वेश साहू, बहुत ही बढ़िया। सिंपल सा एक एग्जांपल याद रख, कोशिका भित्ति, सिंपल एग्जांपल। कौन? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल जो थी, कोशिका भित्ति जो थी, वो कैसी झिल्ली है बेटा? वो पारगम्य झिल्ली है, परमिएबल है, जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार जाने दे सकती है। ठीक है, तो याद रखना कोशिका भित्ति कैसी होती है? परमिएबल होती है। चलिए जी दूसरी आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा भाई ये ना विलेय को जाने दे, ना विलायक को जाने दे, ना ही विलेय जा सकता है, ना ही विलायक जा सकता है, कोई नहीं जा सकता, ना ही विलेय ना ही विलायक, कोई नहीं जा रहा। ना ही विलेय के लिए पारगम्य है, ना ही विलायक के लिए पारगम्य है। विलेय और विलायक दोनों को ही जाने नहीं दे रही, तो ऐसी झिल्ली को मैं क्या बोलूंगा? पारगम्य के अपारगम्य? सर अपारगम्य। क्या बोलेंगे? परमिएबल या नॉन परमिएबल? नॉन परमिएबल। ठीक है, इसका उदाहरण रबड़। आपने टायर देखा है ना, उसका रबड़ होता है ना? हाँ सर, रबड़ की मेम्ब्रेन, रबड़ की झिल्ली। ठीक है, अच्छा आप में से कितने बच्चों ने फॉइल पेपर देखा है, जिसके अंदर हम रोटी लेकर जाते हैं? रोटी लेकर जाते हैं, फॉइल पेपर होता है एल्यूमिनियम का। हाँ सर, एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर। ये क्या है गुरु? ये आपकी अपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर रहे हैं, जो विलेय और विलायक दोनों को आर पार जाने नहीं दे रहे हैं। जो दोनों को जाने दे, पारगम्य। जो दोनों में से किसी को ना जाने दे, अपारगम्य। अब तीसरी कंडीशन आ रही है, अर्धपारगम्य। कंसेप्ट को समझ। जो ड्रॉपर है उनके लिए तो बहुत सिंपल सी चीजें होंगी, लेकिन ड्रॉपर के साथ साथ और भी बच्चे हैं ना, तो सबको साथ में लेकर चलना है। अर्धपारगम्य जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। अब आप मुझे बताइएगा, अर्ध का मतलब क्या होता है? सर आधा। और परमिएबल, पारगम्य का मतलब जो जाने दे। अब आधी चीज को जाने दे मतलब क्या है? आप मुझे बताइए। यहां पर दो ही चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो जल दिखाई दे रहा है, यानी विलायक। एक कौन है? विलायक है, और एक कौन है? विलेय है। दो चीजें ना? हाँ सर, एक जल है और एक विलेय है। जल को हमने क्या बोला? विलायक। और विलेय यहां पर जैसे सोडियम आयन है, यहां पर पोटेशियम आयन है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, यहां पर केवल जल जाए, केवल और केवल जल जाएगा, विलेय नहीं जाएंगे। ये जो विलेय है ये नहीं जाएंगे। केवल और केवल कौन जाएगा? विलायक जाएगा, जल जाएगा।
तो ऐसी झिल्ली जो दो में से केवल एक चीज को जाने दे, यानी पूरी चीज में से दो चीजें मिलकर एक पूर्ण चीज बना रही थी, जिसमें से केवल एक ही चीज जाएगी, यानी आधा पोर्शन ही जाएगा, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य। यहां पे अर्ध का मतलब है हाफ, और हाफ मींस यहां पे सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ पोर्शन। और हाफ पोर्शन मींस इन दो में से एक चीज जा रही है, यानी एक दो में से अगर एक गया तो हाफ चीज गई। और वो कौन जा रहा है? सर, जल के लिए पारगम्य होती है, केवल विलायक के लिए पारगम्य। केवल किसके लिए पारगम्य होए? विलायक के लिए पारगम्य होए, विलय के लिए ना हो, तो ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य। सर, इसका उदाहरण आप में से कितने बच्चों ने सुना है कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, किसी की अगर किडनी खराब हो जाए तो एक यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस यंत्र का नाम कोई बताएगा? आहा, वेल डन प्रिया अरोड़ा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, वेल डन इंदिरा जी, बहुत ही बढ़िया। स्किन ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, स्किन ऑफ ह्यूमंस अपारगम्य, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। और डायलिसिस, है ना? डायलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? डायलिसिस मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? डायलिसिस तो सभी ने नाम सुना हुआ है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अपोहन यंत्र। क्या नाम देते हैं? अपोहन यंत्र, डायलिसिस मशीन, है ना? और इस मशीन के अंदर, इस डायलिसिस मशीन के अंदर, इस अपोहन यंत्र के अंदर एक झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। उस झिल्ली का नाम होता है सेलोफेन। कौन सी झिल्ली होती है? सेलोफेन। तो सेलोफेन वो झिल्ली होती है, अपोहन यंत्र में इस्तेमाल होती है, जो कैसी होती है गुरु? अर्ध पारगम्य होती है, जो केवल विलायक के लिए पारगम्य होती है, विलय के लिए नहीं होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम्य। ये तो हो गई 3। अब है आखिरी, और उसका नाम है चयनित पारगम्य। चयनित पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल, या वर्णात्मक पारगम्य। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य भी बोल देते हैं। तो वर्णात्मक पारगम्य बोल दीजिए, चयनित पारगम्य बोल दीजिए, सेलेक्टिव परमिएबल बोल दीजिए। सर जी, इसका मतलब क्या है? आइए देख लेते हैं गुरु। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हमारी झिल्ली। ओके सर, यहां पर पानी, जी जनाब, यहां पर भी पानी है, चलिए जी। यहां पर है सोडियम आयन, और यहां पर है, मान लेते हैं, पोटेशियम आयन। ठीक है। अब ये जो झिल्ली जो है, ध्यान से सुनना, ये जो झिल्ली जो थी, यहां पर जल भी है, जल भी है इधर। देख, रटी रटाई लैंग्वेज नहीं पढ़नी है हमें, तो चीज को, कंसेप्ट को समझना, बस इतनी सी बात है। कंसेप्ट समझ में आ गया, चीज भी आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने तेरे से कहा कि भाई ये सोडियम आयन को जाने दे रही है इधर से इधर, ये सोडियम आयन इधर से इधर जा रहे हैं, ये सोडियम आयन को जाने दे रही है, पोटेशियम आयन को जाने नहीं दे रही है। अब मुझे बता, क्या इस झिल्ली ने चयन किया किसका? विलायक का कि विलय का? सर, विलय का। सोडियम आयन क्या था? विलय था। तो ये केवल सोडियम आयन को जाने दे रही है, पोटेशियम आयन को जाने नहीं दे रही, यानी ऐसी झिल्ली जो क्या कर रही है? सर, चयन कर रही है। किसका चयन कर रही है? सर, विलय का। किसका चयन कर रही है? विलय का, यानी सॉल्यूट को, विलय मींस सॉल्यूट को, सॉल्यूट को सेलेक्ट कर रही है कि भैया इस सॉल्यूट को जाने दूंगी, इसको जाने नहीं दूंगी। अब सर, ये झिल्ली में कौन सेलेक्ट करता है? ये कौन निर्धारित कर रहा है झिल्ली में
कि सोडियम आयन को जाने देंगे, पोटेशियम आयन को नहीं जाने देंगे। इस झिल्ली में होते हैं प्रोटीन्स। कौन होते हैं झिल्ली में? झिल्ली में होते हैं प्रोटीन्स, जो सेलेक्ट करेंगे कि कौन से विलय को जाने देना और कौन से विलय को नहीं जाने देना। लेकिन रुक जा, रुक 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 बाबा रुक, अरे ध्यान से सुन। ये सोडियम आयन जा तो रहे थे, लेकिन क्या ये सिर्फ विलय ही जाएगा यहां से? नहीं सर, इस विलय के साथ जल भी जाएगा। तो याद रखना, ऐसी झिल्ली जो चयन करेगी विलय का, लेकिन उस विलय के साथ साथ कौन जाएगा? विलायक भी जाएगा। ये गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे। क्या सिर्फ ये सोचते हैं सिर्फ सॉल्यूट को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ सॉल्यूट चला जाएगा? अकेला सॉल्यूट नहीं जाएगा, उसके साथ साथ सॉल्वेंट भी जाएगा। ऐसी झिल्ली जो चयन करेगी एक निश्चित विलय का, उसको भेजेगी किसके साथ में? विलायक के साथ में। उसको हम बोलते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। सर जी इसका उदाहरण जैविक झिल्लियां। इसका उदाहरण जैविक झिल्लियां। सर जैविक झिल्लियां ये कौन सी झिल्ली है? जैविक झिल्लियां ये कौन सी झिल्ली है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। जैविक झिल्लियां ये कौन सी झिल्लियां हैं सर? आप मुझे बताइएगा। यहां पर वर्ड आ रहा है जैविक, बायोलॉजिकल। हिसाब से तो यहां से स्टार्ट करनी चाहिए थी क्लास कि बायोलॉजी क्या होती है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप सभी को पता होगा व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज जीव विज्ञान। आप अच्छे तरीके से जानते हैं सजीवों का अध्ययन। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं, क्या उन कोशिकाओं में झिल्ली है? हां सर, कोशिका झिल्ली। नाम है उसका क्या? कोशिका झिल्ली है। हां सर। क्या केंद्रक पर झिल्ली है? हां सर, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक की झिल्ली। मैंने कहा ओके सर। क्या माइटोकॉन्ड्रिया है? हां सर, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है। हां सर। ऐसे ही लवक, मान लो अगर पादप की बात करें तो लवक। हां सर, लवक की झिल्ली। लाइसोसोम की बात करें उसकी झिल्ली। अंतःप्राय द्रव्य जालिका की बात करें उसकी झिल्ली। गोल्जी काय की बात करें उसकी झिल्ली। राइबोसोम में नहीं होती है। सो ये क्या है सर? ये कोशिकांग है। तो हमने क्या बोला? कोशिकांग झिल्लियों से हैं बने हुए। हां सर, कोशिकांग झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिकांग की झिल्ली। अब कोशिकांग की झिल्ली यानी जितने भी कोशिकांग हैं जो झिल्लियों से बने हो, उनकी बात कर ली हमने। हां जी। और केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली। मेरी बात को पहले ध्यान से सुन, तब कमेंट कर, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी, ऊपर से चली जाएगी बांगड़ू। ध्यान से सुन। एक कोशिका के अंदर झिल्लियां कहां कहां पर है? सर एक तो कोशिका की खुद की झिल्ली है। मैंने कहा हां जी बिल्कुल है। सर केंद्रक पर भी झिल्ली है। बिल्कुल है। सर कोशिकांग पर भी झिल्ली है। अब मुझे बताइए कौन सी कोशिका की बात करी मैंने? सर ये तो आपने यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर दी। अगर मैं तेरे से प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करूं तो इनमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें से कहां पर झिल्ली मिलेगी? सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली है। केवल कोशिका झिल्ली की बात करेंगे। सोच, फील कर, कनेक्ट कर, मेरे बातों को समझ। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली कहां कहां पर है? सर कोशिका के ऊपर है। हां है। कोशिका के अंदर केंद्रक पर है। हां है। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होंगी उनमें होगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहां होंगी? सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग मिल रहे हैं, झिल्ली युक्त नहीं मिल रहे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मिल रहा है, झिल्ली युक्त नहीं मिल रहा। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली तो है। हां, तो इट मींस झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, यूकैरियोटिक कोशिका में है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में यहां पर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली है। तो अब आप मुझे बताइएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये सारी की सारी झिल्लियां, चाहे यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिकांग की झिल्ली, चाहे केंद्रक की झिल्ली, चाहे कोशिका झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली, ये सारी झिल्लियां
क्या कहलाती हैं? जैविक झिल्लियां कहलाती हैं। और जैविक झिल्लियां कैसी होती हैं? चयनित पारगम्य होती है। हां जी, क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? आंचल पटेल क्लियर है? प्रभात समझ में आ गया? चयनित पारगम्य क्लियर हो गया? सर आवाज डबल आ रही है, आवाज डबल आ रही है, जरा एक बार चेक करो। नहीं भाई, सिंगल आ रही है, ऐसा थोड़ा ना है। पार्थ की आवाज आ रही है, थारपा थोड़ा ना आ रही है। एक ही आवाज आ रही है, दो आवाज नहीं आ रही है मेरे भाई। ठीक है, चलो। हाँ सर, माइकोप्लाज्मा में तो कोशिका भित्ति नहीं होती, तो उसको फटने से कैसे बचा सकते हैं? अच्छा चल, मेरे को एक बात बता, चल एक सीधी सी बात। एक आरबीसी को और एक पादप कोशिका को अगर मैं इस घोल में डाल दूं, इस घोल में ये जो मैंने बनाया था, एक आरबीसी को डाल दूं, एक पादप कोशिका को डाल दूं, तो कौन फट जाएगी? आरबीसी फट जाएगी। क्वेश्चन जानता है ना, देखा हुआ है ना ऐसा क्वेश्चन, कि अगर ऐसे घोल में जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है, जिसको हम अल्प पराशरी घोल बोलते हैं, अगर इसमें ऐसी कोशिका को डाल दे, आरबीसी और पादप कोशिका, तो कौन सी फट जाएगी? आरबीसी। क्यों? क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा फट सकती है। सीधी सी बात है, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी वो फट जाएगी। अगर कौन से घोल में डाल दिया? अल्प पराशरी घोल में डाल दिया। हाँ जी, अंकित कुमार कह रहे हैं सर पोटेशियम आयन भी तो जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है दोस्त, वो डिपेंड किस पे करेगा? इस झिल्ली पे। ये झिल्ली किसके लिए पारगम्य है? क्या ये सोडियम आयन के लिए है, क्या ये पोटेशियम आयन के लिए है? अब देख, तूने इतनी सी बात सुनी होगी, शायद सुना होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। सुना है? हाँ सर, सुना है, ऐसा नाम सुना है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रोटीन सुना है, सक्रिय परिवहन में कहीं सुना है ना? एक ऐसी झिल्ली जो सोडियम आयन का सक्रिय परिवहन करे। कैसे करे? क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे? पंप प्रोटीन होंगे जो केवल सोडियम आयन को जाने दे। एक झिल्ली जो केवल पोटेशियम आयन का परिवहन करे। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पंप प्रोटीन पोटेशियम को जाने दे रहे हैं। तो चयनित पारगम्य झिल्ली क्या होंगी? जो चयन करेंगी एक निश्चित विलय का। किस आधार पर? उस झिल्ली में कौन होंगे गुरु? उस झिल्ली में होंगे वो प्रोटीन जो निर्धारित करेंगे कि किसका गमन कराना है, किसका नहीं कराना है। हाँ, यस, बिल्कुल अजीत सिंघानिया जी, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन जो है वो चयन करेंगे। चल, सो आई होप आपको ये चीज बात समझ में आ गई होगी, और ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि अर्ध पारगम्य पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको क्रॉस कर दीजिएगा। जिनकी भी एनसीईआरटी में अर्ध पारगम्य लिखा हुआ है, वर्णात्मक बिल्कुल ठीक है। चयनित पारगम्य बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, सेमी परमिएबल नहीं बोलते। जितनी भी जैविक झिल्लियां, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, कैसी होती हैं? सेलेक्टिव परमिएबल। और इस आधार पर आपको एक और चीज पता लग गई कि आपके पास कौन सी एनसीईआरटी पुरानी है कि नहीं है। और एक और चीज, कई बच्चे ना मेरे को मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि सर पुरानी वाली 2022 वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें हिंदी मीडियम में बहुत मिस्टेक थी। बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल है। क्या इस बार जो नई एनसीईआरटी आई है 2023 वाली, जिसमें चैप्टर हटा दिए हैं, क्या वो मिस्टेक सुधार दी? नहीं, मिस्टेक नहीं सुधारी है हिंदी मीडियम की। कोई देखने वाला नहीं है कसम से। वही की वही मिस्टेक वापस से कंटिन्यूअसली आ रही है। आप चाहें, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो एक जाकर चैप्टर सर्च कर लीजिएगा। जो ड्रॉपर है उनको शायद पता होगा, आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था वंशागति का आणविक आधार। उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद आ रहा है? मानव जीनोम परियोजना, याद आ रहा है? उस मानव जीनोम परियोजना में आपको पता है मिस्टेक क्या दे रखी है? 3164.7 क्या होते हैं? मिलियन। क्या होते हैं? बेस होते हैं ना? हाँ सर, होते हैं ना। अभी भी वही मिस्टेक कंटिन्यूअसली, अभी भी नई एनसीईआरटी में फिर से वही मिस्टेक है। मिलियन की जगह क्या दे दिया? करोड़ दे दिया। मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा यार, एनसीईआरटी पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मिलियन को अभी भी करोड़ लिख दिया। उन बांगड़ुओं को यह नहीं पता कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1 करोड़ होता है। क्या 1 मिलियन 1 करोड़ होता है, या 10 लाख होता है? 10 की पावर 6 होती है। देख लो, ब्लेंडर मिस्टेक है जो कंटिन्यूअसली चली आ रही है, और इस बार नई एनसीईआरटी में वही मिस्टेक अभी भी है। तो मैं आपको बताता जाऊंगा
कहां कहां पर मिस्टेक है एनसीईआरटी में, प्लीज अपनी नई एनसीईआरटी में उसको सही करते जाइएगा। अगर आपने नई एनसीईआरटी ले ली है और अगर नहीं ली है तो पुरानी एनसीईआरटी को कंटिन्यूअसली रख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। चल सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है या चयनित पारगम्य होती है? अर्ध पारगम्य नहीं होती है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था सर आज से नोट्स बनाया ना 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 ना, कैसी बात कर रहा है? आज से नहीं, कल से बनाना स्टार्ट करेगा। कल से नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर लेक्चर कल से स्टार्ट होएगा। स्टार्टिंग की जाएगी कल से, एक एक बिंदु को समझाया जाएगा। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू देख रहे हैं यहां पर हम। ठीक है, कोशिका झिल्ली में क्या हो रहा है? रूपांतरण मिल रहे हैं। मैंने अभी अभी बताया था, क्या बोलते हैं उनको? मीजोसोम्स बोलते हैं। अंदर की तरफ जो घुमाव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। ये मीजोसोम्स जो होते हैं ये विशिष्ट लक्षण प्रदान करते हैं। यहां पर एक छोटी सी बात बता रखी है, मीजोसोम्स का कार्य क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये नहीं बताया। ये डीएनए की प्रतिकृति कराते हैं। कैसे कराते हैं ये नहीं बताया। ये श्वसन से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं ये नहीं बताया। बस बता दिया डायरेक्टली एनसीईआरटी में, सीधा बता दिया कि मेरे भाई ये जो मीजोसोम तूने बताया ना, यहां पर मास्टर साहब, यहां पर जो आपने ये जो मीजोसोम बताया था ना, ये अंदर घुमाव जो है, इनका कार्य बता दिया कि बेटा ये ना मीजोसोम है ना, ये ना कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये नहीं बताया। ये डीएनए की प्रतिकृति करते हैं। कैसे करते हैं ये नहीं बताया। ये श्वसन में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं ये नहीं बताया। तो ये हम एक एक करके चीज पढ़ेंगे। जस्ट एक सिंपल सा हिंट दे देता हूं आपको, आप मुझे बताइए श्वसन का मतलब क्या है। यहां पर जस्ट एक छोटी सी बात पूछूंगा, श्वसन का मतलब क्या है? सर रेस्पिरेशन बोल देते हैं श्वसन को। क्या बोल देते हैं सर? श्वसन को हम बोल देते हैं रेस्पिरेशन। सिंपल सी बात पूछूंगा आपसे, श्वसन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी से सोच समझकर मुझे बता। श्वसन का मतलब रामदेव बाबा बन जाना। हाँ जी, दिखाना। यस, दीवान वर्मा बिल्कुल सही पकड़े हैं। दीवान वर्मा, वो जो तुमने पिंक कलर की हाईलाइट दिखाई है ना, वो भी ब्लंडर मिस्टेक है। एक बार देखिएगा आपने सभी, आपकी एनसीईआरटी में एक और ब्लंडर मिस्टेक दे रखी है और वो ये दे रखी है कि कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के अंदर है। देखना देखना देखना, एक बच्चे ने अभी हाईलाइट करके दिया है। हाँ, वो भी ब्लंडर मिस्टेक है, प्लीज उसको सही कर लीजिएगा। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के अंदर मिलती है, कोशिका भित्ति के बाहर नहीं मिलती है। कोशिका झिल्ली के बाहर कौन होती है? कोशिका भित्ति होती है। चले जी, आज श्वसन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण, है ना। श्वसन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ऊर्जा का निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। आप मुझे बताइएगा ये श्वसन आपके अंदर कहां पर हो रहा है भाई? सर ग्लूकोज को तोड़ना, चलो सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ना, या ग्लूकोज अगर नहीं होगा तो उसके अलावा किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं। सर कार्बनिक पदार्थ को तोड़ना। किसको? कार्बनिक पदार्थ को। अब वो कार्बनिक पदार्थ आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बनिक पदार्थ आपका लिपिड भी हो सकता है। अगर ग्लूकोज नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो हम लिपिड को तोड़ेंगे। लिपिड नहीं हुआ तो प्रोटीन को तोड़ेंगे। प्रोटीन नहीं हुआ तो कार्बनिक अम्ल को तोड़ेंगे। लेकिन तोड़ेंगे जरूर। क्यों? टूटने से क्या मिलेगी? एटीपी, एनर्जी। उस प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया? श्वसन बोल दिया। अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, ये श्वसन हमारे अंदर कहां पर हो रहा है यार? सर ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इधर जरा बड़ा करिएगा। कहां पर हो रहा है ये? बस बस बस, कहां पर हो रहा है? रिफ्रेश करिए एक बार। नारायण शर्मा आ रहा है बेटा, आ रहा है नारायण शर्मा आ रहा है। कहां पर हो रहा है? अमनपाल बिल्कुल सही है। कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। वैष्णवी साहू बिल्कुल सही है। सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर कहां पर हो रहा है? सर सेल के अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। एक ऊर्जा शक्ति का ग्रह है, या मैं बोलूंगा शक्ति ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है। किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। कौन सा? वायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी बन जाता है ना। चलो, अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप मुझे बताइएगा, वो श्वसन करने के लिए कोई एंजाइम वेंजाइम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बस इतनी सी बात सोचना। बस क्या कि गुरु मैंने यहां पर ये ग्लूकोज को तोड़ दिया,
किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की उपस्थिति में। और क्या बना दी सर? कार्बन डाइऑक्साइड बना दी सर, जल बना दिया। और क्या बना दी सर? एटीपी बना दी। एक ग्लूकोज को तोड़ने से 38 एटीपी नहीं सर, 36 होती है बेटा। 36 भी होती है, 38 भी होती है, 32 भी होती है, 30 भी होती है। वो हम कंसेप्ट बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना सा जो हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एक ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ देते हैं तो 38 एटीपी बनती है। अभी आप मुझे बताइएगा इतनी सी बात, क्या इस प्रक्रिया में, जो श्वसन प्रक्रिया, क्या इसमें एंजाइम्स की जरूरत है कि नहीं? उत्प्रेरक की जरूरत है कि नहीं है? ये एंजाइम, ये जो उत्प्रेरक जो इस प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, ये कहां पर मिल रहे हैं सर? ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे थे। ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आधात्री होती है, वहां पर मिलते हैं एंजाइम और ये प्रक्रिया संपन्न कराते, एटीपी का निर्माण करा देते। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे थे, अगर ऐसे एंजाइम जो श्वसन से संबंधित है, जिसको हम श्वसनीय एंजाइम्स बोलेंगे, अगर ये श्वसनीय एंजाइम इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनमें मिलेंगे तो किनमें गुरु? यहां पर। ये कौन था? ये थे मीजोसोम्स। कौन थे ये सर? ये थे मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स थे, ये कोशिका के अंतर्वलन थे। ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घूम गई थी, वलन बनाया था जिनका नाम था मीजोसोम्स। अगर इन मीजोसोम में वो एंजाइम मिल रहे हैं जो श्वसन से संबंधित है, तो क्या ये मीजोसोम श्वसन में सहायता करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इतनी सी बात थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कोशिका झिल्ली ने क्या बनाए थे? मीजोसोम। और इन मीजोसोम के कई सारे कार्य हैं, जिसमें से एक कार्य कौन सा? श्वसन का। और क्या है? कोशिका भित्ति का निर्माण। और क्या है? डीएनए की प्रतिकृति। ये मेन 3 कार्य याद रख लेना। क्या सर इसके अलावा भी और कार्य होते हैं? जी जनाब, और भी कार्य, सारे कार्य देखेंगे। अभी सिर्फ इतना सा इन शॉर्ट नोट्स में ये 3 मेजर कार्य याद रखने हैं। डन। चलिए जी, अब इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद दे रखा है कि जीवाणु में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ तंतु में संरचना पाई जाती है। किसमें? ये जो जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इनके अंदर तंतु में संरचना होती है। तंतु में संरचना, तंतु में मींस फिलामेंट, यानी धागे के समान संरचना, जिनका नाम होता है कशाभिका। अब मेरा एक और प्रश्न है आपसे, जल्दी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों ने ये नाम सुना है? ये पक्षमाभ और कशाभिका, सभी ने सुना हुआ ये नाम। पक्षमाभ को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया और कशाभिका को बोलते हैं फ्लैजिला। चलो जी, जल्दी से मुझे बताइए, ये पक्षमाभ और कशाभिका, सीलिया और फ्लैजिला, ये दोनों क्या यहां पर होंगे? क्या यहां पर होंगे? ये कोशिका झिल्ली से निकल रहे हैं, क्या यहां पर पक्षमाभ और कशाभिका दोनों होंगे? दोनों होंगे? जरा कमेंट सेक्शन दिखाइएगा। यस सर, दोनों होंगे। कुलदीप शर्मा कह रहे हैं यस सर, दोनों होंगे। कफा अंसारी कह रहे हैं यस सर, दोनों होंगे। सर ये दोनों एक ही हैं, संरचनात्मक रूप से देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, है ना। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, पक्षमाभ और कशाभिका में से केवल कशाभिका पाई जाती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पक्षमाभ नहीं मिलते, सीलिया नहीं मिलते। कौन मिलती है? कशाभिका मिलती है। पक्षमाभ और कशाभिका दोनों मिलती हैं किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल कशाभिका मिलती है। फिर से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। देख, एक मूवी आई थी धूम, आई थी? हाँ सर। उसके बाद आई धूम 2। हाँ सर, आई थी। पहली जो धूम मूवी आई थी, उस धूम मूवी के अंदर कौन आए थे सर? उस धूम मूवी के अंदर जो हीरो जो था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? कौन बताएगा हमको?
कौन सा वो था एक्टर, कौन था? जॉन अब्राहम। ओहो हो, जॉन अब्राहम, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और उसका दोस्त था उसमें, कौन था? आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा था, कौन था? अभिषेक बच्चन था, धोंधूलाल। अभिषेक बच्चन तो इसमें था। चलो, धूम में जॉन अब्राहम था, हाँ था। उसके साथ साथ कोई चोपड़ा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कौन सा चोपड़ा था, बस एक चोपड़ा था, हैं? आकाश चोपड़ा क्रिकेट खेलता था। अरे बांगड़ू, तुमको कुछ नहीं पता। हाँ जी, कोई चोपड़ा था। ऋतिक चोपड़ा था, ऋतिक रोशन था, नहीं, कौन था? अली। हाँ बेटे, अली, तेरे को नाम याद आ रहा है? कोई चोपड़ा था। चलो, किसी ने देखिए नहीं देखिए, इतना याद रखना, कोई चोपड़ा थे। चलिए जी, जॉन अब्राहम के साथ में कौन थे? चोपड़ा थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। धूम 2 आई। धूम 2 में जॉन अब्राहम नहीं थे, कौन थे? ऋतिक रोशन थे। ओहो सर, बदल गए। अब पता नहीं ऋतिक रोशन की मैंने स्पेलिंग सही लिखी है नहीं लिखी है। ऋतिक रोशन थे, लेकिन यहां पर चोपड़ा, वही चोपड़ा वापस से थे। अली नाम से जो थे, अली लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। अब देख, ये है कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये कौन है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में चोपड़ा जी हैं। दोनों में चोपड़ा जी हैं। इट मींस दोनों में चोपड़ा जी हैं, मतलब दोनों में कौन है मेरे भाई? कशाभिका जो है वो दोनों में है। बहुत ही गंदा एग्जांपल था, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया दिमाग में। लेकिन मेरे दोस्त, दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में कौन है? कशाभिका है। लेकिन पक्षमाभ जो था वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में है। अब पक्षमाभ की तुलना कर ले ऋतिक रोशन से। ऋतिक रोशन जो है वो पक्षमाभ है, जो केवल कौन है? ये है पक्षमाभ, जो केवल किसमें है? यूकैरियोटिक कोशिका में है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं है। ठीक है, उदय चोपड़ा, ठीक है मेरे भाई, उदय चोपड़ा। चल, सो मीनिंग समझने की कोशिश कर। पता नहीं कहां से बहुत ही घटिया एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, लेकिन दे डाला। इतनी सी बात तेरे को समझ में आई। कशाभिका और पक्षमाभ का कंसेप्ट समझ में आया। यहां पर कशाभिका और पक्षमाभ, मेरे भाई ध्यान से सुन। क्या? कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें भी कशाभिका है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसमें भी कशाभिका है। दोनों में कशाभिका है। लेकिन पक्षमाभ किसमें है? सर पक्षमाभ इसमें है, यहां पर पक्षमाभ नहीं है, यहां पर पक्षमाभ है। याद रखना, यहां पर पक्षमाभ नहीं है। डन, ठीक है। अब अगला प्रश्न आएगा, सर यहां पर कशाभिका और यहां पर कशाभिका दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। यहां पर जो कशाभिका मिल रही है वो, और यहां पर जो कशाभिका मिल रही है वो दोनों कैसी है? अलग अलग है। तो सही, दोनों में कशाभिका है, प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है, जो गति में सहायता करती हैं, लेकिन दोनों की कशाभिका कैसी है? अलग अलग है। अब ये कैसे अलग अलग है, ये हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से अलग अलग है। अभी सिर्फ यहां पर जीवाणुओं में, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है, पक्षमाभ नहीं होते। कौन होती है कशाभिका? फ्लैजिला जो होती है वो 3 भागों से बनी होती है। कौन कौन सा? एक होता है आधारीय काय, एक होता है अंकुश, एक होता है तंतु। किस तरीके से होता है ये? इस तरीके से आधारीय काय, इस तरीके से निकला हुआ एक अंकुश, और उससे निकली हुआ ये तंतु। सो इस तरीके से ये 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये आधारीय काय, ये अंकुश, हुक बोलते हैं, और ये होता है आपका फिलामेंट। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाती है? आपका कशाभिका। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। हम जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आधारीय काय में क्या होती है? 4 आपकी क्या होती हैं बेटा जी? रिंग्स होती है। एक का नाम L, एक का नाम P, एक का नाम S, एक का नाम M।
जो ग्राम पॉजिटिव में केवल 2 होती है और ग्राम नेगेटिव में 4 होती है। ये अंकुश क्या करता है, इसके अंदर, इस तंतु के अंदर क्या मिलता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन मिलता है। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है क्या, किससे बना होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे किसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कशाभिका का। अभी सिर्फ इतना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। अभी दिमाग में बस इतनी सी फिट कर लेना, क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका 3 भागों से बनी होती है। 3 कौन कौन सा, आधारीय काय, अंकुश और तंतु। चलिए जी, अब इसके बाद है एनसीईआरटी के बांगड़ू। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जिस भी चैप्टर में ये इस तरीके से एनसीईआरटी के बांगड़ू आपको मिलेंगे, उन सारे एनसीईआरटी के बांगड़ुओं को आपको दिमाग में याद रखना है। सबसे पहला एनसीईआरटी का बांगड़ू इस चैप्टर में मैंने यहां पर लिखा क्या, रोम और झालर। रोम को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पिलाई, ठीक है, कई बार इंग्लिश में पिल्ली, जैसे मैंने एक बुक में देखा था वहां पर पिलाई को क्या बोला हुआ था, पिल्ली। तो पिल्ली बोलना है पिल्ली बोल दे, पिलाई बोलना है पिलाई बोल दे, रोम बोलना है तो रोम बोल दे, है ना। नहीं तो आजकल बीच में गाना बहुत फेमस हुआ था, अभी बीच में गाना आया था, ले ले मेरी रोम 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 रोम, आया था ना, कोई गाना आया था, तू ले ले मेरी रोम 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 रोम, ऐसे कुछ था, हाँ याद आ रहा है, ले ले मेरी रोम रोम, ठीक है। तो बेटा ले ले मेरी रोम रोम, तो रोम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पिलाई बोल रहे हैं, और झालर जिसको हम क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। सर ये क्या है, ये कैसी संरचना है। देख, रोम और झालर में सबसे पहला डिफरेंस ये याद रख लें, इन दोनों में से कौन सी लंबी, सर रोम जो है वो लंबे हैं और झालर जो है छोटे हैं। ये लंबे, ये छोटे, ये नलिका के जैसी संरचना है और ये ब्रिसल्स लाइक, मतलब थोड़े से पॉइंटेड है ना, इस तरीके से लघु शुक जैसी थोड़ी सी पॉइंटेड संरचनाएं हैं, ठीक है। सो इतनी सी बात थी। क्वेश्चन क्या बनता है कि ये दोनों संरचना गमन कराती हैं। अब जैसे हमने बोला कि भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब इसमें ये है क्या, कशाभिका, ये क्या है, रोम, ठीक है, और ये है क्या, झालर। इस तरीके से झालर है। तो भैया ये जो कशाभिका जो है ये तो गति प्रदान करेगी, क्या ये रोम और क्या ये झालर, क्या ये गति प्रदान करते हैं क्या, नहीं बेटा, ये दोनों गति प्रदान नहीं करते। तो क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, तो इसमें से याद रखना, झालर चिपकने में सहायता करते हैं। अरे सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्लाइकोकैलिक्स चिपकने में सहायता करता है। तेरे से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, अगर तेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि कौन सी प्रोकैरियोटिक संरचना, कौन सी प्रोकैरियोटिक रोमित संरचना या कौन सी प्रोकैरियोटिक संरचना चिपकने में सहायता करती है, तो आंसर क्या होएगा, झालर। और तेरे से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा प्रोकैरियोटिक आवरण, कौन सी प्रोकैरियोटिक स्तर, लेयर चिपकने में सहायता करे, तब आंसर देगा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी चिपकने में सहायता करते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स भी चिपकने में सहायता करती थी, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो पूछेगा, या तो तेरे से पूछ लिया स्तर तो लिखेगा ग्लाइकोकैलिक्स, और तेरे से स्तर नहीं लिखा हुआ जस्ट संरचना पूछ लिया, या तेरे से पूछ लिया कौन से तंतु रूपी संरचना जो चिपकने में सहायता, लिखेगा तंतु रूपी संरचना जो चिपकने में सहायता करती है, तो आंसर क्या होगा, झालर। सर ये रोम का कार्य क्या होता है, तो ले ले मेरी रोम रोम रोम, रोम का कार्य क्या होता है, दो प्रोकैरियोटिक संरचनाओं को जोड़ना, दो बैक्टीरिया को जोड़ना, दो बैक्टीरिया पास पास आए उनको जोड़ देना, ये कार्य किसका होएगा, रोम का होएगा। प्रश्न जो बनेगा ध्यान से सुनना, यहां पर हाईलाइट करके लिखा हुआ है, दोनों गति में सहायक नहीं होते हैं, यानी ये दोनों गति प्रदान नहीं करते हैं। इतनी सी बात थी एनसीईआरटी के लड्डू, एनसीईआरटी के बांगड़ू, जो भी है जिस भी तरीके से तुम याद रख सकते हो याद रखना है। अब इसके बाद किसकी बारी आ रही है, राइबोसोम और अंतःवृष्ट पिंड, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, आज जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, क्या डिटेल्ड में पढ़ाया, आपको लग रहा होगा नहीं पढ़ाया, मेरे को भी लग रहा है नहीं पढ़ाया। डिटेल्ड में कब से पढ़ाएंगे अपन, कल से पढ़ाएंगे।
कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट चैप्टर। कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इन चैप्टर्स के साथ साथ हर एक चैप्टर में जो डायग्राम आएंगे उन डायग्राम का मैं लेकर आऊंगा आपके लिए 3D मॉडल, जिसकी झलक आपको कल दिख जाएगी। तो कल मैं सेल के 3D डायग्राम्स के साथ में, 3D मॉडल्स के साथ में, 3D इमेजेस के साथ में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका को बड़ा करके देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बड़ा करके देखेंगे, सेल को बड़ा करके देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। और एनसीईआरटी आपके पास संपूर्ण तो आपको मिल ही जाएगी। तो ये चीज सारी आपको मिलेंगी दोस्त। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। आज के लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं सभी बच्चों के लिए, चाहे आप आरंभ बैच में हैं या नहीं हैं, सभी बच्चों को आज मैंने YouTube पर भी डाल दिए हैं, वो आज के लिए ट्राई कर देखिएगा। मात्र 10 क्वेश्चन दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एक लिंक है, उस लिंक पर देखिए, आपको होमवर्क के रूप में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 10 क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है? और जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। कल क्या क्या लेकर बैठना है आपने, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल आपने एनसीईआरटी, चाहे नई है चाहे पुरानी है, जोन सी भी है, जरूर लेकर बैठनी है। एक कॉपी जरूर लेकर बैठनी है, ठीक है? एक पेन जरूर लेकर बैठना है। पेन लिख दिया, पेन जरूर लेकर बैठना है। और दिमाग, बिना इसके तो कुछ भी नहीं होएगा। तो ये 4 चीज आप लेकर बैठेंगे, ठीक है? दिमाग बहुत जरूरी है, दिमाग नहीं, दिमाग, ठीक है? ये जरूर लेकर बैठिएगा, बिना इसके इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है दोस्त? तो ये चारों चीजें लेकर बैठिएगा, ठीक है? और लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास को लाइव क्लास की तरह ट्रीट करिएगा। कल से आपके हर एक डाउट का आंसर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त? ठीक है? अब अगर किसी का कोई भी डाउट है, एक बार मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास। बोलिए मिस्टर गेमर, बताइए। सर हमारे पास फर्स्ट वाली चीज नहीं है। बेटा फर्स्ट वाली चीज मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दी है दोस्त, उसको कृपया करके डाउनलोड कर ले। और 2 मोबाइल हो तो एक में लाइव क्लास चला ले, दूसरे में एनसीईआरटी खोलकर बैठ जा। और मेरी दरख्वास्त रहेगी आपसे कि प्लीज एनसीईआरटी की बुक खरीद लेना। कल सुबह जाकर प्लीज एनसीईआरटी की बुक खरीद लीजिएगा। हाँ जी सर, मेरे पास लास्ट ईयर के नोट्स हैं, तो प्लीज क्या हमें नए बनाने हैं? जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, जो ड्रॉपर हैं, वो टाइम वेस्ट मत करिएगा और चीजों पे टाइम को इंप्लीमेंट करिएगा। जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं उसी नोट्स को अपने पास रखिए और उसी में ही ऐड करते जाइए चीजों को। जो नए हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, वो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है? और ये जितनी भी पीडीएफ होंगी, होमवर्क होएगा, ये बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ये क्लास खत्म होने के इमीडिएटली बाद में नहीं आती है। जो लास्ट क्लास होती है, लास्ट क्लास के बाद में तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ डलती है दोस्त। तो इस चीज को भी समझ लीजिएगा। हाँ जी, और ये एनसीईआरटी संपूर्ण जो है सर, ये कब मिलेगी? बेटा ये एनसीईआरटी संपूर्ण आपको आज दिख जाएगी आपके बैच में, ठीक है? प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद में अगर प्रिंट निकलवा सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने निकलवाया है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, इस तरीके से प्रिंट निकलवा लीजिएगा। सारी की सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी विद डायग्राम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। 2023 अगर आपको दिखाई दे रहा हो, 2023 से लेकर 2023 के हैं, 2022 के हैं, 2021 के हैं, 2020 के हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ओके जी, एक बार और दिखा दीजिए।
सर आप एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें आपने ब्रांचेस बताई थी बॉटनी और जूलॉजी की, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा, वो भी दिखा दूंगा कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बॉटनी की, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जूलॉजी की, ठीक है। और अच्छा एक और चीज मैं आपको शायद परसों यानी थर्सडे को सभी बच्चों को एक शीट दूंगा, ठीक है। उस शीट में जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा हैं, डाटा इन द सेंस जैसे इंपॉर्टेंट, रुको एक सेकंड, मेरे पास वो शीट है, फोन तो चल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो शीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस शीट में आपको जितने भी रिलेटिव वैल्यूज हैं, जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में कौन कौन सी हैं, चैप्टर जैसे आपको याद आ रहा होगा कितनी जैव विविधता मिल रही है इस पृथ्वी पर, 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना। तो ये जितने भी वैल्यूज दे रखी हैं हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट, वो 38 के 38 चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो दे रखी हैं आपके हर चैप्टर में, वो सारी की सारी प्रोवाइड कर दूंगा। उस शीट को भी संभाल कर रखिएगा। सर क्वेश्चंस क्या कल से करना स्टार्ट कर दें? हाँ जी बेटा, आज से ही करना स्टार्ट कर देना। आज अभी 10 क्वेश्चन दिए होमवर्क के, ट्राई करना वो करने की। हाँ जी यश बाबू, एक बार में एक ही चीज कवर कर सकता है, दो जगह पैर पसारेगा तो फिर मैं भी क्या हेल्प करूंगा इसमें। नहीं सत्यम ठाकुर, सिर्फ ऐप पर। सर कतई मजा आ गया, बस मजा तो कल से आना स्टार्ट होएगा। आज तो जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर था, कल से हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कल से एक एक चीज और अच्छे से क्लियर करेंगे विद 3D मॉडल्स, विद 3D इमेज, विद एनसीईआरटी संपूर्ण, विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर, हर चीज दी जाएगी। बस पढ़ने वाले बन जाओ, चीजों को समझने वाले बन जाओ, है ना। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले मत बनना, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछना, ट्राई करना, डिस्टरबेंस ना क्रिएट करो, ट्राई करना, टॉपिक जैसे ही समझ लो, पढ़ लो, उसके बाद में क्वेश्चंस पुट आउट करना। क्योंकि कई बार क्या होता है लाइव क्लासेस में, होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, मैं पढ़ा रहा हूं और आपका सारा ध्यान किसमें है, सिर्फ मैसेज को कॉपी पेस्ट करने में जा रहा है। कोशिश ये करना कि जैसे ही मैं एक टॉपिक कवर कर दूं, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में आप प्रश्न पूछना, तो उससे ये होएगा कि आप समझ भी लेंगे और फिर आपके डाउट का आंसर भी मिल जाएगा। हाँ जी अनुराग जाटव, मैंने अभी एक चीज समझाई है, आशा करता हूं वो चीज आप समझ लेंगे मैंने क्या बोला। हाँ ओके जी, ठीक है। चल तो कल मिलेंगे, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे पहले फर्स्ट लेक्चर के साथ में। आज जस्ट एनसीईआरटी संपूर्ण जो था उसको थोड़ा सा बताना था कि किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। सो मिलेंगे कल बेटा इसी समय 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि गुड नाइट बोलते ही नींद आ जाएगी आपको। पहले दिन से ही ट्राई करना, सोना कम और पढ़ाई ज्यादा करना। गुड बाय बोलूंगा, टेक केयर।